अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्न यूनानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। उमूर में हम लोग मिजाज का टॉपिक पढ़ रहे थे और मिजाज पे हम लोगों ने पिछली कई वीडियो में कुछ अलग अलग टॉपिक कवर किए। तो आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है हरारत गरीजिया। तो इसके बारे में कई लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाते कि ये है क्या चीज़, कंफ्यूज होते हैं और उसके कई टर्म और वो कैसे बनती है और क्या ये कम भी होती है। तो उन तमाम मौजू पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। से पहले समझते हैं कि हरारत गरीजिया है क्या चीज़। तो देखिए, हरारत गरीजिया को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल हीट, यानी हमारे बॉडी की जो नॉर्मल हीट है, या उसे इंग्लिश में एक और नाम दिया जाता है इन्नेट हीट, या उसको एक और नाम देते हैं इंट्रिंसिक हीट। तो ये मुख्तलिफ सिनोनिम है हरारत गरीजिया के। और यूनानी में हरारत गरीजिया का दूसरा नाम है हरारत तबिया, तो तबीयत से मुतालिक। तो ये 5 नाम है, 3 इंग्लिश वाले 2 यूनानी वाले। तो इस पांचों वर्ड का एक ही मतलब है। तो अगर बात करें कि ये होती क्या है, तो इंसान के साथ साथ तमाम जो जिंदा चीज़ें हैं, मखलूक, जानवर भी उसमें ले लें, तो पूरे हैवान के बॉडी में, बदन में ये पैदा होने वाली हरारत है जो कि तबई मुकाम पर रहती है और इसके बगैर जिंदगी का कोई वजूद ना होगा। और ये कैसे बनती है उसको भी हम लोग आगे समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे बनती है। और एक बात हमेशा जान लीजिए, ये बॉडी में हमेशा बनती रहती है, हरारत गरीजिया मेंटेन लेवल तक रहती है और बिना इसके जिंदगी नामुमकिन है। हरारती गरीजिया को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग कई चीज़ों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक बदन इंसान बनाया है। हरारती गरीजिया पैदा होने के लिए 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले फूड यानी ग़िज़ा और एयर यानी हवा, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है बदन में नॉर्मल हीट पैदा करने के लिए। तो सबसे पहले जब फूड जाता है ईसोफेगस माउथ के जरिया और खाने की नली के जरिया जब पेट में आता है, तो वहाँ उसका डाइजेशन होता है। असल में डाइजेशन तो बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बहरहाल फूड आता है नीचे और स्टमक में कुछ घंटे तक रुकता है और वहाँ उसका डाइजेशन होता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता, स्टमक में मिक्सिंग ज़्यादा होती है, डाइजेशन तो वो अलग मौजूद है। इंटेस्टाइन में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मैंने यहाँ पे बनाया इंटेस्टाइन रेड कलर का, आप देख सकते हैं। तो जब फूड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ये ग्रीन कलर के फूड पार्टिकल्स जो हैं वो ब्लड में आ जाते हैं। ये खून की नली है, ये जो है ब्लड वेसल्स है, खून की नली। तो जब ये खून में आ जाते हैं ये ग़िज़ा, ठीक, और उसके साथ जो हवा आ रही है आपकी ट्रैकिया से आपके लंग्स में, लंग्स से होती है जो एल्वुलाई बनाया है मैंने, ये अंगूर के गुच्छे की तरह जो फूली हुई शक्ल होती है एल्वुलाई। तो इसमें जो बाहर से एयर आई, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों बाहर से आती है, तो ऑक्सीजन को लेकर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये एल्वुलाई ब्लड में डाल देती है, यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन को डाल देती है और जो ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस एल्वुलाई अपने अंदर लेकर उसे बाहर निकाल देती है। इसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, यानी एल्वुलाई से ऑक्सीजन का ब्लड में आना और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वुलाई के जरिया बाहर के मुआशरे में आ जाना। तो ये है गैसियस एक्सचेंज। अब 2 चीज़ें आपकी बॉडी पा चुकी है, सबसे पहले हवा यानी ऑक्सीजन और फूड यानी ग़िज़ा में जो आपने खाया, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन एंड मिनरल्स। ये जो चीज़ें बुनियादी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके ब्लड में मौजूद हो गई। तो अब देखिए अब क्या होगा, इनका इस्तेमाल सेल्स करती हैं, तो उसको देखते हैं। तो मैंने यानी कहा एवरी सेल नीड टू फंक्शन, हर सेल को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, फूड खाना चाहिए, ग़िज़ा जो कि डाइजेस्ट होकर ब्लड में आ चुका है, और एयर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए होता है सेल को फंक्शन करने के लिए। जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वहाँ ग्लूकोज बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बहरहाल हमको उसमें नहीं जाना, हमको इतना जानना है, मोटा मोटा आप जानिए कि फूड और एयर की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा फूड जो डाइजेस्ट होकर ब्लड में आ चुका है और ऐसा एयर जो ब्लड में एल्वुलाई के जरिए आ चुका है। तो वो सेल्स को जब किसी सेल्स को मिलते हैं तो उस सेल्स को फंक्शन करना होता है, ताकि वहाँ क्या जो उसका फंक्शन है वो किसी ऑर्गन के सेल्स हो सकते हैं, पूरी बॉडी के सेल्स, किसी मसल्स की सेल्स हो सकती है, कोई ब्रेन सेल्स हो सकती है, कोई भी चीज़। तो वो सिंगल जो यूनिट है वो काम करती है, वो फंक्शन करती है, ठीक। और उसी के फंक्शन से अहम चीज़ें पूरे बदन की चलती रहती है। तो उस फंक्शन के बिना पर जो नेचुरल हीट है बॉडी की वो मेंटेन होती है, जो हरारत गरीजिया है वो पैदा होती है और वो मेंटेन होती है। तो यानी खाना और हवा से ये जो 2 सेल्स लेते हैं, सेल्स उनमें अपना फंक्शन पर बॉडी की नॉर्मल हीट को मेंटेन करती है। अब देखिए, जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है
बॉडी का जो एवरेज हीट होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, या आप पहले 37 डिग्री सेल्सियस, 37.2 एक्चुअल में होता है, लेकिन मैंने राउंड ऑफ लिखा है यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस। तो एवरेज निकालने का तरीका है कि कई लोगों को उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है और उसके बाद फिर देखा जाता है कि बीच का टेम्परेचर क्या रहा है, किसी का 97 तो किसी का 98, तो उसके बीच में जो एवरेज लिया जाता है तो वो एवरेज टेम्परेचर कहलाता है। तो मुख्तलिफ लोगों का टेम्परेचर चेक करने के बाद ये वैल्यू लिखी जाती है कि हाँ पूरे इंसान में इतना टेम्परेचर एवरेज मिलता है। और नीचे मैंने एक विंडो बना दिया है 97 फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट तक, तो इसके बीच भी ये टेम्परेचर किसी का हो सकता है कम बेश, और अगर 97 से कम हो जाए तो उसको हम अलग चीज़ कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, और 99 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसको भी अलग लफ्ज़ दिया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर हरारती गरिज़िया की डिफिनीशन को लिखा है तो इस चीज़ को समझते हैं। तो मैंने बताया आपको नेचुरल हीट, इनेट हीट या इंट्रिंसिक हीट, इंग्लिश में इन 3 लफ्ज़ से जानते हैं। तो देखिए, इंसान और हैवानों के बदन में जो तबई हरारत पाई जाती है, एक नेचुरल हरारत, नेचुरल हीट पाई जाती है, और वो बराबर पैदा होती रहती है, जिसके बगैर जिंदगी का बाकी रहना नामुमकिन है। अगर बॉडी का टेम्परेचर नहीं रहेगा तो बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी। इसको तिब्बी ज़बान में हरारत गरीज़िया या हरारत तबैया कहते हैं। ये हरारत इंसानों और हैवानों यानी जानवरों में खून से खास अज्जा, जो खून से खास अज्जा जो डाइजेस्ट होने के बाद आपकी ब्लड में मौजूद हुए, जो ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, कोई भी चीज़ हो, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो अज्जा जो खून के बेहतर अज्जा हैं। और रूह में एहतराक, ये जो रूह में एहतराक लफ्ज़ है, यानी जब ऑक्सीजन सेल में पहुंचता है तो अपना जो फंक्शन करता है, तो उससे जो बर्निंग होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से ये हरारत गरिज़िया पैदा होती है। अब इसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहां मैंने लिखा है द इनेट हीट या द नॉर्मल हीट ऑफ द बॉडी रेगुलेटेड बाय मेडिकेट्रिक्स नेचर फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब यहां लफ्ज है मेडिकेट्रिक्स नेचर। ये क्या होता है? मेडिकेट्रिक्स नेचर होता है बॉडी हैज द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश, मेंटेन द एंड रीस्टोर हेल्थ, यानी जो हमारी तबीयत, जिसे हम यूनानी लफ्ज़ कहते हैं तबीयत, हमारी इम्यूनिटी या हमारी बॉडी की मेडिकेट्रिक्स नेचर, जो कोई भी मर्ज हो उससे लड़ने की सिफात रखता हो, लड़ता हो, और हमारी बॉडी को एक हेल्दी कंडीशन में, हेल्दी फेज में रखता हो। अगर बीमार हो गई बॉडी तो इसको रीस्टोर कर वापस सेहत याब कर दे, तो उसको हम कहते हैं मेडिकेट्रिक्स नेचर या हीलिंग पावर ऑफ नेचर। तबीयत यूनानी में कहते हैं, इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं। तो जो तबीयत, जो इम्यूनिटी है, वो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन को रखती है, हमें बीमार होने से बचाती है। तो उसी की वजह से वो रेगुलेट होती है, बॉडी का टेम्परेचर भी उसकी वजह से रेगुलेट होता है। अगर हमारे बदन में कोई मर्ज लाहक हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो हमारे बदन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप कहते हैं ना कि बुखार हो गया, बुखार हो गया यानी कोई अंदर कहीं बिगाड़ चल रहा है, कोई चीज़ खराब हो चुकी है, या कोई ना कोई उफूनत पैदा हो गई है, आप कह सकते हैं। तो चाहे वो कोई भी हो, आपको चोट लग जाए अगर छोटा सा, या स्क्रैच पड़ जाए, तो उसकी वजह से भी बुखार आ जाता है। तो आप अगले प्रॉफ में आएंगे तो अपने फीवर के बारे में वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल नॉर्मल हीट के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसमें हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया के बारे में, मॉडरेट हीट के बारे में हम लोग आगे अभी बात करेंगे। तो ये ओवरऑल एक आपको खाका मिल गया कि क्या होती है हरारत गरिज़िया। बॉडी की नॉर्मल हीट है जो फूड खाने यानी ग़िज़ा के अज्जा से बनती है और हवा से बनती है, और ये काम क्या करती है? ये हमारी बॉडी के नेचुरल हीट को मेंटेन करती है और मेडिकेट्रिक्स नेचर के जरिया रेगुलेट होती है, और इसी को हम हीलिंग पावर ऑफ नेचर या तबीयत या इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। मैंने आपको ये मैकेनिज्म बताया था कि जिस तरीके से ये काम करता है, उसी को मैंने स्टोरी वाइज लिखा है, उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है जो हवा हम सांस के जरिया अंदर खींचते हैं उनसे रूह पैदा होती है। रूह का मतलब ऑक्सीजन, न्यूमा, एयर, ऑक्सीजन पैदा होती है, और खून के मखसूस अज्जा जो हमारे रोज़ाना की ग़िज़ाओं से हासिल होते हैं, हम जो डेली फूड खा रहे हैं उनसे जो चीज़ डाइजेस्ट होकर मिल रही है वो चीज़, और जो हमने सांस लेकर हवा को खींचा वो सांस। तो जब इनमें हरारत की ज़्यादती से एहतराक पैदा होता है, यानी बर्निंग होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी सेल्स का फंक्शन होता है, तो हरारत गरिज़िया वजूद में आती है। तो हरारत गरिज़िया पैदा होती है, बनती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हरारत गरिज़िया की पैदाइश में रूह और खून के अज्जा बराबर के शरीक होते हैं, और ग़िज़ा ईंधन का काम करती है। जो फूड्स है वो एनर्जी या ईंधन या फ्यूल का काम करती है, और रूह हवा का, जो रूह है उसमें एयर,
उसको हवा का काम। देखिए एक कॉन्सेप्ट आप जान ले कि किसी रूम में अगर हवा नहीं है यानी ऑक्सीजन नहीं है तो आप अगर मोमबत्ती जलाएंगे तो वो जलेगी ही नहीं, क्योंकि उस मोमबत्ती को जलने के लिए, उस हीट को पैदा होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है कहीं पे तो वहां हरारत या आग लगना या एनर्जी प्रोड्यूस होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, समझ लीजिए। तो उसी तरह यहां पे बात हो रही है। तो ठीक उस तरह जैसे चिराग के जलने के लिए तेल और ऑक्सीजन दोनों की जरूरत है, इसी तरह हरारत गरीजिया को पैदाइश के लिए ग़िज़ा यानी फूड और रूह यानी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो मैंने वही आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक रूम बंद कर दीजिए, उसमें ऑक्सीजन मिल कर दीजिए और आप सोचिए कि उसमें आग जला लें तो नामुमकिन है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना वो आग नहीं जल सकती, हरारत वो नहीं बन सकती। चलिए अब आगे हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि कभी कभी मुख्तलिफ असबाब की वजह से बदन इंसान में हरारत की ज़्यादती हो जाती है। मैंने ये बात आपको बताया है कि कई बार अगर बदन में बीमारी लाहक हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से इंसान में हरारत की ज़्यादती हो जाती है, जैसा कि बुखार में होता है। इसमें जिस्म के कामों में खलल वाक़ हो जाता है। अगर बुखार हो जाता है तो कई सारी बॉडी क्या करती है, बॉडी का इतना बेहतरीन सिस्टम है, यकीन मानिए कि वो निज़ाम इतना अच्छा है कि अगर बीमार कोई हो गया, बुखार टेम्परेचर बढ़ गया तो बाकी के फंक्शन को वो थोड़ा सा स्लो कर देते हैं ताकि पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उस बीमारी पे चला जाए, ताकि ये बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो, बुखार जो हो गया उसको कम हो, यानी जो कॉज है उसको तबीयत ठीक करने के लिए लग जाती है और ओवरऑल जो बॉडी का फंक्शन हो उसको थोड़ा स्लो भी कर देती है। चाहे वो आपका कहीं जाने का मन हो, आपको काम करने का मन हो, आपको कोई ताकत लगाकर कोई चीज करने का मन हो, आपको कुछ भी, चाहे खाने का मन हो, हर वो चीज, आपका डाइजेशन जो हल्की, वो हर चीज थोड़ी सी सीडेट हो जाती है। तो आप ओवरऑल नॉर्मल बेड पर लेटे रहते हैं ताकि रेस्ट फेज में चले जाए, तो बॉडी और फंक्शन की तरफ न देखकर पूरा कंसंट्रेशन उस असबाब, उस मर्ज पर लगा सके ताकि इस टेम्परेचर को तुरंत कम किया जा सके। और कुदरत ने बहुत ही बेहतरीन सिस्टम इस चीज को बनाया है, तो जिसे हम पूरी तरह जानते भी नहीं। अभी साइंस इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जान पाया, बहुत सारी चीजें जानते हम लोग, खोज कर रहे हैं, तो इन्हीं चीजों को हम पढ़ते हैं। तो बहरहाल हम लोग बात करते हैं कि बुखार में इंसान के काम में खलल पैदा हो जाता है, वो काम नहीं करता, आराम करता है। तो इस हरारत को हरारत गरीजिया कहते हैं। तो जो हरारत बुखार की वजह से नहीं, बुखार में जो टेम्परेचर बढ़ा उसको नहीं, जो नॉर्मल टेम्परेचर है हम उसको हरारत गरीजिया कहते हैं, बुखार के अलावा। ओवरऑल जो हम लोगों ने बात किया वो 3 पहलू है। सबसे पहला पहलू कि हरारत गरीजिया क्या होती है, दूसरा पहलू कि हरारत गरीजिया में बनाने में किसका रोल है, फूड और एयर का, और रोल है भी तो कैसे बनेगी, ये तीसरा पहलू है उसका। तो ये 3 चीजें बहुत मायने वाली है। आज के बाद ये तीनों चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी, आपको इसी तरीके से याद रखना है और कभी ये चीज भूलनी नहीं चाहिए। इससे क्वेश्चन भी आता है पीजी में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था एएमयू 2009 में, तो पूछा गया था कि हरारत गरीजिया की इब्तिदा कहाँ होती है। तो ऑप्शन था पहला कि पैदाइश के वक्त, दूसरा ऑप्शन था कि माँ के पेट में, और तीसरा ऑप्शन था बोध, और चौथा था नन। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो माँ के स्टमक से। तो इसका सोल्यूशन ये है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है प्लेसेंटा और यूट्रस के जरिए फीटस को। तो इसमें क्या होता है कि 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक फीटस का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है एज कंपेयर टू मदर। तो ये आप गायनी ऑप्स में पढ़ते हैं, लेकिन जो हरारत गरीजिया का टॉपिक है उमूर में, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है माँ के स्टमक से। तो अब कुछ नई चीजों को हम लोग समझेंगे, जिसे मैंने लिखा है यहाँ हरारत गरीबा मॉर्बिड हीट। तो ये क्या चीज है, द नॉर्मल हीट एक्सीड्स द नॉर्मल लिमिट डिस्टर्बिंग ऑल बॉडी फंक्शन, यानी एक ऐसी हीट है जो बदन में बढ़ गई है, एक्सीड यानी बढ़ गई है नॉर्मल लिमिट के जरिए, हमारा जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर उसके जरिए बढ़ गई है, उससे ज्यादा हो गई है और डिस्टर्ब कर रही है हमारे बॉडी के फंक्शन को, हमारे तमाम तबई अफवाल को डिस्टर्ब कर रही है। तो उस चीज को हम कहते हैं हरारत गरीबा। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि हरारत गरीबा किसे कहते हैं। तो ये सवाल पीजी में आता है। तो इंग्लिश में मॉर्बिड लफ्ज के माने होते हैं डिजीज या मर्ज या इलनेस, कमजोरी, बीमारी, या अनहेल्दी या अनवेल या अनप्लीजेंट। ये 5 लफ्ज मॉर्बिड के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर मॉर्बिड हीट के टेम्परेचर की बात करें तो ये 99 फ़ारेनहाइट के ऊपर, क्योंकि 99 के नीचे तो मैंने आपको हरारत गरीजिया बताया, एक विंडो बताया था 97 टू 99। तो मॉर्बिड हीट 99 के ऊपर अगर पहुंच जाए तो मॉर्बिड हीट कहलाएगी। तो अब एक नए टर्म की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं हरारत मुकश्शिरा।
या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपो लग जाए तो यानी कमी, थर्मिया यानी थर्मल हीट की, और हाइपरथर्मिया यानी मॉर्बिड हीट यानी हीट बदन की बढ़ जाए। तो हाइपोथर्मिया के बारे में बात करें तो इसकी तारीफ की बात करें, एबनॉर्मल डिफिसिट ऑफ द हीट ऑफ द बॉडी विच डिस्टर्ब इट्स नॉर्मल फंक्शन। तो देखिए एबनॉर्मल डिफिसिट है यानी नॉर्मल नहीं है, कोई कमी आ जा रही है, एबनॉर्मलिटीज आ जा रही है किस चीज में, हीट ऑफ बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर में या बॉडी के हरारत में, और विच डिस्टर्ब इट्स नॉर्मल फंक्शन, तो उन बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में कमी आ जाती है। तो आप सोच रहे हो कि टेम्परेचर कम होने से कैसे कमी आ सकती है, बहुत सारी कमी आ सकती है। तो जब हीट कम होती है तो भी बॉडी फंक्शन मुतासिर होते हैं। अगर आपको चेक करना हो खुद कि हीट कैसे कम हो रही तो आप जाएं अपना हाथ फ्रिज खोलें और फ्रीजर में रख दें, 2 मिनट के लिए रखें, और जब आप हाथ उठाएंगे तो आपके सेंसेशन का लॉस हो जाएगा, आपके हाथ में शायद दर्द भी होने लगे और हाथ सफ़ेद हो जाए, पूरा ब्लड वहां से हट जाएगा। कम टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है वहाँ की ब्लड सप्लाई में, वहाँ की सेल्स के फंक्शन में, तमाम चीज़ों में। तो बहरहाल आप जाकर ये कीजिएगा मत कि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे दोष दें कि आपने कहा था करने को। तो इस चीज़ को समझने के मैं बता रहा हूं कि हीट का बहुत ज्यादा असर होता है। मोस्ट कॉमन कॉज इज प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ कोल्ड। ये जो मैंने कहा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, लंबे समय तक आप ठंडी में हो जाए तो भी, अगर कहीं ठंडे इलाकों में आप घूमने चले जाएं या आप ठंडी में सुबह कहीं कॉलेज जाते हो, अपने क्लास जाते हो, घूमने जाते हो कहीं भी, तो जब आप सुबह निकलते हैं और अगर स्कार्फ नहीं बांधे हैं, टोपी नहीं लगाए हैं और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जनवरी दिसंबर के बीच की ठंड है, तो उसमें आपका सर भी दर्द करने लगेगा। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो उस सुबह में अगर ज़्यादा ठंड है तो आपके चेहरे ठंडे हो जाते हैं और आपकी आंखों में भी थोड़ी तकलीफ होने लगती है, आपका सर भी दर्द करने लगेगा। तो ओवरऑल पूरी बॉडी का फंक्शन मुतासिर होता है। तो लेस देन 96 फ़ारेनहाइट अगर हो गया तो ये हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाता है। तो आज हम लोगों ने 3 हेडिंग मेन पढ़ी, तो जिसमें पहला था हरारत गरीजिया और हरारत गरीबा और हरारत मुकश्शरा। इन 3 में हरारत गरीजिया में हम लोगों ने कुछ और पॉइंट्स पढ़े कि कैसे बनती है, किन चीज़ों से बनती है, ठीक है, और क्या काम होता है, वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। तो ये 3 मेन हेडिंग इसमें बहुत ही मायने रखते हैं, आपको तीनों हेडिंग पता होनी चाहिए। हरारत मुकश्शरा के लिहाज से यहाँ अगर टॉपिक ये आया है हाइपोथर्मिया, तो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि क्लिनिकल एस्पेक्ट का है। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपको चेक करना है बच्चों में कि ये हाइपोथर्मिया में जा रहा है बच्चा या नहीं, आपके घर में अगर कोई बच्चा हो छोटा 1 साल 1.5 साल के आसपास का, तो अगर उस पर आप ये अप्लाई कर चेक कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको कि आपको अपने राइट हैंड से उसका पैर पकड़ना है, ठीक है, जो ओपन पैर है उसका वो पकड़िए, और ये लेफ्ट हैंड उसके स्टर्नम पे, उसके कपड़े में सीने पे डाल दीजिए और इस तरीके से रखिए। तो अगर आपका हाथ ठंडा है और ये पोर्शन जो लेफ्ट हैंड का पोर्शन उसके सीने पे गर्मी दे रहा है, सीना गर्म है, तो वो हाइपोथर्मिया में नहीं है, यानी उसको ठंड नहीं लग रही है या उसकी बॉडी हाइपोथर्मिया में नहीं जा रही है, ठीक। तो हाथ आपका भले ठंडा हो लेकिन ये चीज़ स्टर्नम पे है तो ये गर्म होगी। तो हाथ आपका राइट हैंड ठंडा हो सकता है क्योंकि उसका पैर खुला है, उसका जो कपड़ा ढका था वो खुल गया है, तो आप उसको कवर कर दे तो वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन फिर अगर आपने चेस्ट पे रखा और चेस्ट भी ठंडा है और उसके बाद इस हाथ को आप तुरंत वहाँ से निकाल कर सिर पर रखते हैं उस बच्चे के, तो आपको लगता है सिर भी ठंडा है और पैर भी ठंडा है। तो तीनों चीज़ें जब हल्की ठंडी लगती हैं तो आप समझ जाएं कि वो बच्चे का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, वो ठंडी की तरफ माइल हो रहा है, यानी हाइपोथर्मिक कंडीशन में जा रहा है। तो उसके लिए फिर जो आपको तदाबीर करनी है वो आप आगे सीखेंगे। फर्स्ट ईयर में है तो ये चीज़ यहाँ नहीं सीखते। तो ये टॉपिक आया था तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि यही छोटी छोटी बातें मैं आपको हमेशा सिखाता रहूँगा अपनी वीडियोज़ में इंशाल्लाह। आगे भी जो जहाँ पॉइंट आ जाए उसके रिगार्डिंग आप आगे कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। ये चीज़ शायद कोई सिखाए भी ना सिखाए या इंटर्नशिप में आप सीखे ना सीखे, वो किसी को पता हो या ना हो, ये कई सारे उस वक्त आपको याद आए कि ना याद आए, तो इन चीज़ों को मैं आपको ज़रूर इनके बीच बताता रहूँगा जहाँ भी क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात आए। अगर आप अपने बैचमेट और जूनियर को भी रिकमेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल उमूर के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।